जय हिंद साथियों, अब हम लोग यहाँ भोपाल वन्य प्राणी प्रशिक्षण के लिए पहुँच गए हैं। अब हम लोग 74 बगला खेल परिसर तेंदुपत्ता जहाँ ऑफिस है वहाँ पे हम लोगों की रुकने की व्यवस्था की गई है। हम लोग वहाँ पे चलेंगे और देखते हैं हम लोगों की रुकने की व्यवस्था, और हम लोग अब प्रशिक्षण के लिए रवानगी ले रहे हैं। यहाँ से लेंगे, ये है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं खेल परिसर। इसमें हम लोगों का कमरा ऊपर है। ये हमारे पठारी भाई हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रशिक्षण में। चलिए साथियों, ये हमारे दोस्त लोग, हम लोग चले, फ्रेश भी होंगे और चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं साथियों हम लोगों का कमरा। ये हम लोगों का रूम है। जय हिंद साथियों, आज मेरे न्यू ब्लॉग में हम लोग आज अब भोपाल से प्रशिक्षण के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं वन विहार के लिए। हम लोग अभी रुके थे छात्रावास में जो अपना फॉरेस्ट का है। हम लोग वन विहार के लिए रवाना हो रहे हैं। ये टीम में सभी साथी हैं। चलिए आइए आगे चल के देखते हैं प्रशिक्षण कैसा होता है। प्रशिक्षण के लिए यहाँ आगे हैं और चलेंगे। हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन भी होता है अपना, ये जो दिख रहा है। पर्टिकुलर आइटम जिसमें भी है, किसी भी एनिमल को डाल के अच्छा, आप बस छोड़ दीजिए, वहीं पे आएगा, है ना। बहुत बढ़िया। ये भैया ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देते हैं। ये संपर्क करेंगे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इनको डाल दूंगा। ये भैया हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे। ये भैया लोग किट, ये सब यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन। थोड़ा भैया सर थोड़ा, ये यहाँ पे पंजीयन होता है, हम लोग करते हैं। चलिए आइए हम लोग अब देखेंगे। हम लोग अपना पंजीयन करवा के हम लोगों को बैग मिला है, इसमें टैक्स सूट भी है। हम लोग उसको देखते हैं इसमें क्या है। साथ ही इसमें ये जैकेट थी, तो वो जैकेट लगा रहे हैं। ये हम लोग वन मंडल से थी, टाइगर रिजर्व से। पटेल जी हैं। सत्यानंद सर, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया डायस पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ये में है और हमारी जनसंख्या जो कि अब 80 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। हमारे पास इतना पीए और इतनी जनसंख्या होने के बावजूद यदि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये स्वाभाविक है, लाजमी है। परंतु इसके बाद भी मध्य प्रदेश में अभी तक यदि पैनिक स्टेट नहीं बनी है, उसका सारा श्रेय आज सभी जो इस छत के नीचे एकत्र हुए हैं उन्हीं को जाता है। स्पेशली हमारे वेटनरी डॉक्टर्स जो कि इन सिचुएशंस को, और हमारा फील्ड स्टाफ जो कि इन सिचुएशन करता हूं। और ये कार्यशाला भी एक कारण है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो इतना अधिक है। हम हर साल इस
अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या कमियां रह गई हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं और मंच आसीन सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का प्रारंभ करें। मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर राम मोहन जी का भी स्वागत करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे पीसीसीएफ महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं एपीसीसीएफ महोदय जी का भी स्वागत करने के लिए अतुल सर से अनुरोध करता हूं। मैं हमारी रेंज ऑफिसर अनामिका से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र संचालक महोदय, उप संचालक महोदयों और IAFM से आए हुए अधिकारियों का भी स्वागत करने का कष्ट करें। और मैं दोनों गेस्ट स्पीकर को भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरे ख्याल से AP श्रीवास्तव सर का इंट्रोडक्शन को कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। थैंक यू पद्मा एंड सुनील। ये जो रेस्क्यू की कार्यशाला सब प्रशिक्षण आयोजन हर साल लगभग हम लोग करते हैं, जैसा अभी बताया गया, और अलग अलग जगह पे करते हैं। ये पहली बार मेरे ख्याल से 2006 या 2007 में यहीं पे वन विहार में ही आयोजित किया गया था और यहीं से शुरुआत इसकी हुई थी। एक टाइम था जब मध्य प्रदेश में हम लोग कहीं पे, जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में कहीं पे बस्तर में कोई समस्या है, कोई टाइगर मैनीटर हो गया है तो कान्हा से टीम जाती थी, कोई हाथी झारखंड से आ गए सरगुजा में तो यह कान्हा से टीम जा रही है। माधव में एक नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क में एक टाइगर कूद गया डैम के ऊपर से, फेंस के और डैम की दीवार में फंस गया, उसको रेस्क्यू करने के लिए भी कान्हा से टीम गई। बाद में ये विचार आया, एक हमारे बहुत विद्वान अधिकारी होते थे, रिटायर हो गए, डॉक्टर सुहास कुमार, उनकी एक सोच बेसिकली रही है ये, और हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की। लोग सोचते तो हैं लेकिन वो धरातल पे आना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने सोचा भी, और ये आज हम जो देख रहे हैं पूरे प्रदेश में 15-16 जो रेस्क्यू स्क्वाड्स हैं, उनके थ्रू हम लोग काम कर पा रहे हैं। अब हमको किसी की दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता है, या हमको कहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इवन पिछली बार जब एक वो अवनी का केस हुआ था महाराष्ट्र में, तो उस समय भी हमारे कुशल डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कुछ वो वहाँ पे हम लोगों ने एक टीम भेजी थी, और अगर बीच में कुछ डिस्टर्बेंस ना होती तो ये कैप्चर करके लेके भी आते उसको। इंस्टेंट वहीं पे डिसीजन लेने होते हैं, वहीं पे आप, कई बार वो डिसीजंस आपके सही हो जाते हैं, कई बार वो डिसीजन उतने सही नहीं हो पाते हैं, तो उसमें सीखने का मौका मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी वर्कशॉप में हम लोग उन चीज़ों पे भी, अपनी खामियों पे भी थोड़ी थोड़ी नज़र डालें। मतलब आपने जो जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टेट में किए हैं सब सफल हुए हैं, बट उसमें कहाँ पे क्या कमियां रह गई हैं, सो दैट हम अगली बार उसको दोहराए नहीं, उसको हम करेक्टिव मेजर्स उसके लिए ले सकें। तो वो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक रेस्क्यू स्क्वाड अब जब आएंगे यहाँ पे, वो अपना प्रेजेंट करेंगे, पिछले सालों में कितने कौन कौन से रेस्क्यू किए हैं, उन्होंने अपना लेखा जोखा आप यहाँ पे रखोगे, और कुछ 1-2 ऑपरेशंस जो आपके नोटवर्दी हैं उसको आप प्रेजेंट भी करोगे यहाँ पे, तो ये अच्छा मौका मिलता है दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जो दूसरे रेस्क्यू स्क्वाड्स हैं, उनको भी एक सीख मिलती है। और आपको मतलब
जो नॉर्मल कोर्स में अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए कि एक पेड़ पे एक भालू है, उसको कैसे रेस्क्यू करोगे आप, तो आपका दिमाग नहीं जाएगा वहां पे, जो उन्होंने किया इवेंचुअली। मुझे याद है छतरपुर में एक भालू ऊपर अच्छा किया है, और क्या हमसे गलती हुई है। गलती को स्वीकार करने में एजिटेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप कभी सुधर नहीं पाओगे। अगर कोई ये मानता है कि मुझसे कोई गलती हुई ही नहीं है, या मैं बिल्कुल गलती नहीं करता हूं, तो फिर आपकी लर्निंग प्रोसेस वहीं पे बंद हो जाती है, आप सीख नहीं पाओगे। और सीखने का तो 90 साल का भी हो जाए कोई, तो फिर कोई ना कुछ छोटा बच्चा भी सिखा के चला जाएगा। तो मैं भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई ये आज का जो वर्कशॉप है, मैंने डायरेक्टर वन विहार को रिक्वेस्ट भी किया है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, सब लोग यहाँ पे उनको एक रिटर्न फॉर्म में देंगे, और कुछ उसके गुड क्वालिटी पिक्चर्स उसमें देंगे, सो दैट इसका डॉक्यूमेंट भी बन सके। 2006-07 में हमने पहली बार किया था, तो एक डॉक्यूमेंट बना था, उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट दिखा नहीं। बट हम चाहते हैं कि इस साल आप एक डॉक्यूमेंट जरूर निकालो। एंड थोड़ा मैं मोहन के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये हमारे सर्विस में वन ऑफ दी अकॉम्प्लिश्ड ऑफिसर्स, बहुत ही छोटी नौकरी है, अभी 10 साल की नौकरी है, बट 10 साल में बहुत कुछ अचीव कर लिया। और आप लोगों में से कोई गिर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बताने से हो सकता है मैं न्याय ना कर सकूं उसके प्रति। एक्सेलेंट मैनेजर, एंड मतलब हम लोग में ये हम लोगों का चाय नाश्ता यहाँ पे हो रहा है। ये हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोगों का कार्यशाला स्टार्ट होगी। और ऑर्गेनाइजर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने आपके समक्ष अपने विचारों को आदान प्रदान करने का मौका दिया। जैसा कि वर्कशॉप का जो मुझे टॉपिक दिया गया, उसमें इमरजेंसी रिस्पांस और सैंपल कलेक्शन के ऊपर मुझे बोलना है। तो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए मैं आपके समक्ष जो अपने कुछ अनुभव रखना चाहूँगा कि पहले तो इमरजेंसी रिस्पांस या इमरजेंसी वर्क वाइल्ड लाइफ में रेस्क्यू में क्या है। तो इसी तरह से ये हमें पता चलता है कि आकस्मिक तौर पे तुरंत हमको क्या करना है। तो कभी आपका जो जानवर है, चाहे हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो, किसी स्नेयर में फंस गया है, किसी गड्ढे में गिर गया है, किसी कुएं में गिर गया है, या आपस में उनकी फाइट हुई है, या फिर वो जो है किसी इलेक्ट्रोक्यूशन के शिकार हो गए, तो इस तरह के जो इमरजेंसी आ रही है, तो उसमें रेस्क्यू टीम का क्या दायित्व रहता है, और किस तरह से उनको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और अपने जानवर को सुरक्षित रखते हुए कैसे हमको रेस्क्यू करना है। तो यहाँ तो कई अपने रेस्क्यू के बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं, पर फिर भी मैं जो अनुभव मैंने जो अपने एक्टिव लाइफ के दौरान देखे थे, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कि एक बार जैसा जीवन का पहला या दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन था, सत्यानंद जी हमारे साथ में थे। ये घटना शायद जीवन की पहली है, और ये शायद जब तक हम होश में रहेंगे तब तक शायद याद में रहेगी। वो इसीलिए कि हम तुरंत अपना जो वाइल्ड लाइफ का डिप्लोमा करके आए हुए थे देहरादून से 1994-95 में, और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। तो किताबी ज्ञान तो बहुत था, लेकिन जो जैसे चौहान साहब ने शुरू में ही बताया कि किताबी ज्ञान जो है और फील्ड का जो ज्ञान है, उसमें कभी कभी बहुत फर्क पड़ जाता है। किताबी ज्ञान जो है वो आपको एक सोचने के लिए, विचार करने के लिए नजरिया देता है, एक साधन देता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। पर 90% ऐसा होता है कि आप जो किताबी ज्ञान लेके जाएंगे, वहाँ पर आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसमें तात्कालिक जो सोच है वो शायद आपको काम आती है। तो जो मैं पहला वाला बता रहा था कि एक बीमार, मतलब खबर आई थी जबलपुर में, शायद ये 96-7 की घटना होगी या 80,
कि एक 2001 की एक जो तेंदुआ है वो कई दिनों से एक जगह बैठा हुआ है और बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। तो हम लोग मैं जबलपुर से पहुंचा, रात हो गई थी, तो ऑपरेशन के लिए विचार किया कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाएंगे और उसको क्यों, तो शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा आत्मविश्वास, थोड़ा सा लापरवाही बोलना या अनुभवहीनता बोलना, जो हम लोग कम से कम डांट मारने के बाद 10-12 मिनट इंतजार करना चाहिए था, जो नहीं किया। तो मैंने एक अपनी किताब भी लिखी है, वो नेपाली चिकित्सक का सफरनामा, उसमें ये घटना का चर्चा किया है और लास्ट में कंक्लूड ये किया था मैंने इस चैप्टर को कि कभी भी बिग कैट्स को ग्राउंड टू ग्राउंड अप्रोच नहीं करना चाहिए और करें तो बड़ी सावधानी से करें। इसी तरह से एक और अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ। एक तेंदुआ पानी की टंकी में गिर गया था। टंकी की जो लंबाई चौड़ाई होगी करीब 50 फुट लंबी होगी, 25-30 फुट चौड़ी और 25-30 फुट गहरी भी होगी। ये ब्रिटिश काल की टंकी है। जब खमरिया फैक्ट्री के पास वाटर स्टोरेज के लिए शायद कोई साधन नहीं होंगे, तो वो वाटर स्टोरेज इमरजेंसी के लिए वहां पर आए, उसमें वो तेंदुआ गिर गया था। अब उस तेंदुए को काफी ट्राई किया निकालने के लोगों ने, जब नहीं निकला तो उस समय हमारे हम लोगों की शुरुआती थी जबलपुर यूनिट की, तो हमको बुलाया गया। जब हमने वहां जाके देखा तो देखने से ये समझ में आया कि तेंदुए को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, कोई पानी की टंकी सूखी है और वो अंदर है, और यदि हम इसको रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं तो हमारे पास कुछ साधन होने चाहिए, जैसे एक वेल प्लांट केज होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन केज होना चाहिए, उसको हमको कहाँ ले जाके रिलीज करना है उसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए, और अगर कोई उसको छोटी मोटी चोट लगती है तो उसका उपचार करने का साधन। तो चोट के उपचार के साधन तो थे, पर रेस्क्यू कर उसको करके कहाँ छोड़ना है इसकी जानकारी नहीं थी। उसमें बीच में जब डिस्कशन चला तो ये आया कि इसको फलानी जगह छोड़ दें, इसको वहाँ जगह छोड़ दें, तो वो शायद संभव नहीं था, क्योंकि अगर अपन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिना स्वास्थ्य परीक्षण के कोई भी ऐसा जानवर जो जन समुदाय की जो ह्यूमन कांटेक्ट में कुछ दिन के लिए आया हो, उसको बिना स्वास्थ्य परीक्षण के मेरे हिसाब से जंगल में कभी नहीं छोड़ना। तो हमने उसको बोला कि साहब ये तो संभव नहीं है, आप पार्क डायरेक्टर से बात कर लीजिए कि हम एक ऐसा जानवर लेके आ रहे हैं, क्या आप अपने पास रखेंगे क्या पार्क। तो कहने का मतलब ये कि घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस जमाने में शायद हम लोगों के पास कोई भी साधन नहीं थे, और वाइल्ड लाइफ हेल्थ की शायद हम लोग ABCD लिख रहे थे, क्योंकि साधन के नाम पे उस जमाने में हमारे पास एक टेलिंगजेट गन थी, डार्ट उधार की थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेते थे, और ड्रग भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेते थे, और एक फाउलर की बुक थी। इस साधन इन साधनों से हमने शुरुआत की थी, वो बहुत आवश्यक है, और इससे दो चीजों का पता लगा सकते हैं कि उसका वर्तमान में स्वास्थ्य का स्टेटस क्या है, किस स्वास्थ्य में, या कोई बीमारी तो उसकी नहीं कैरी कर रहा है। कि मान लें कि हमने कहीं से रेस्क्यू किया, उसके सैंपल लिए, और अगर उसमें कोई बीमारी है तो हमको उसको उस हिसाब से रेस्क्यू प्लान बना के फिर कहाँ क्वारंटीन में रखना है या कहीं छोड़ना है, वो हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि ये कहने में तो बहुत छोटा सा लगता है कि सैंपल कलेक्शन, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सबसे ज़्यादा प्रमुख और सबसे ज़्यादा आवश्यक काम है। यदि आपने चाहे वो सैंपल फॉरेंसिक के लिए इकट्ठा किया हो, या हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए इकट्ठा किया हो, या आपने उसको डिसीज के लिए इकट्ठा किया, यदि सही तरीके से आपने सैंपल कलेक्ट नहीं किया है तो फिर वो आप विश्व की किसी भी लैब में सैंपल भेज दीजिए। यदि बात खेत की हो रही है और सैंपल आपने खलिहान का लेके भेज दिया तो फिर आपको सही रिपोर्ट कभी नहीं मिलेगी। तो जो सैंपल कलेक्शन है
ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब ये कितने तरह के सैंपल हो सकते हैं? आपके ब्लड स्मीयर है, इम्प्रेशन स्मीयर है, ब्लड सैंपल और हीमोग्राम हो गया, सीरोलॉजिकल, बायोकेमिकल, इम्यूनोलॉजिकल का मतलब डिसीज से रिलेटेड हो गया, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्पेसिमेन फॉर बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्पेसिमेन फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल, स्पेसिमेन फॉर पैरासाइटोलॉजी, और इसमें मॉलिक्यूलर इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो कितने तरह की जांच के लिए हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं सीखी थी, और उसको बुढ़ापे तक अगर हम रिपीट करते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो अप टू डेट बना रहता है। और दूसरा, जिस तरह से भले हमने प्राइमरी स्कूल में, हम तो हिंदी मीडियम वाले थे, तो प्राइमरी स्कूल में अगर हमने 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4 पढ़ा है, तो आज भी इस उम्र में भी वो 2 2 जा 4 ही है, वो 2 2 जा 5 नहीं हो सकता। तो इस कहने का मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वो तो हमेशा एक ही रहेंगी। सिर्फ इसमें क्या है कि कलेक्शन के दौरान जो सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं उस दौरान क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या प्रिजर्वेटिव रखने हैं, उसमें थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हो सकता है। तो सैंपल के टाइम पे ये सकते हैं कि हमको पूरी डिटेल हिस्ट्री होनी चाहिए कि वो जानवर वहाँ पर क्या उसके मृत्यु दर क्या थी, बीमार की दर क्या थी, अगर हमने रेस्क्यू किया है तो किस अवस्था में उसको रेस्क्यू किया है। सीरो डायग्नोसिस अगर हमें मान लीजिए करनी है तो 2 सेट बनाने हैं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेड इन लो टेम्परेचर, आइस बॉक्स या तब, ये बहुत जरूरी है। फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ये जो है ये सबसे जितनी जल्दी हो सके मृत्यु के बाद उसको करना चाहिए। अगर पोस्टमार्टम डिले होता है तो ऐसी कई चीजें हैं कि हमको शायद देखने में ना मिले, क्योंकि जो ऑटोलिटिक चेंजेस हैं या जो प्यूरिफैक्टिव चेंजेस शरीर के अंदर आते हैं, तो जैसे ही जानवर मरा उसके अगले मिनट से ऑटोलिटिक चेंजेस चालू हो जाते हैं। ऑटोलिटिक आपके जो प्यूरिफैक्टिव चेंजेस हैं वो अगले मिनट से ही चालू हो जाते हैं। पहले वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रहेंगे, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, और दूसरे जो बाद में जब टाइम बढ़ जाएगा वो नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम सैंपल कलेक्ट कर सकें। और जैसे पहले बताया कि जो बायोलॉजिकल सैंपल हैं उनको लो टेम्परेचर पे ही आपको वो करना चाहिए। अब ये अलग अलग चार्ट है, ये आपको आपके पास होगा भी और ये दे देंगे तो आपके नोट्स में भी रहेगा कि जो जितनी जांच है, ये जितनी वैरायटी की फोटो दिखाऊंगा मैं आपको आगे, कि जो ब्लड की जांच के लिए भी आजकल स्टेरलाइज्ड वेक्यूम ट्यूनर्स अवेलेबल है, हमको उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए और लो टेम्परेचर पे लेके जाना चाहिए, चाहे थर्मोफ्लक्स हो, चाहे आजकल सॉलिड CO2 जो आती है उसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। और मैं गया और उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन चालू किए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपको इस काम के लायक ही नहीं है, सही तरीके से आप ये काम कर ही नहीं सकते। उनका तो ये था कि किसी तरह इनको डिस्करेज करें, पर वो जब उसमें कामयाब नहीं हुए, सब जवाब देते गए उनको, तो फिर अंत में उन्होंने एक मतलब बहस चलते चलते आधा पौन घंटा हो गया था, आखिरी में मैंने वकील साहब ने एक प्रश्न किया कि आपने जो सैंपल रिसीव किया था लैब में वो क्या सील्ड था या नहीं था। तो हम समझ गए, दिमाग में तुरंत आ गया कि हम फंस गए, क्योंकि यदि हम बोलते हैं कि सैंपल सील्ड नहीं था तो केस खत्म, और यदि हम बोलते हैं सील्ड था तो कहेगा साहब आपने लिखा क्यों नहीं जब आपने रिसीव किया था। तो हमने बीच का रास्ता अपनाया कि हमको याद नहीं है, केस पुराना हो गया। तो वकील साहब बोलते हैं जज साहब से, जज महोदय इनको याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा का मतलब होता कि सील्ड नहीं था। और इतनी मेहनत करके हम लोगों ने भी लैब में मेहनत करके केस को आइडेंटिफाई किया था, डिपार्टमेंट ने भी इतनी मेहनत करके मटेरियल सीज किया था, बस एक छोटी सी गलती कि जो सैंपल था
वो सील्ड नहीं था सही तरीके से तो मुलजिम छूट गया। तो ये बहुत ही ऐसी समस्या थी जिनके कारण ये सब हो गया। तो वेस्ट ऑफ एफर्ट हो गया, वेस्ट ऑफ सैंपल। जो इतना कीमती सैंपल आपने इकट्ठा किया था, अगर सही तरीके से आपने इकट्ठा नहीं किया तो वो बेकार हो गया। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, आपकी मेहनत, आपका समय चाहिए, उसका स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। फिर एक आइडियली बनाया कि सैंपल कैसा होना चाहिए। ये प्रॉपर लेटर है, कोई काटा पीटी कहीं नहीं है एड्रेस में। ये चापड़ की सील लगी हुई है, ये हमने सील लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि रिसीव्ड सील्ड सैंपल, ये वहां से अनुभव आया। अगर उस समय भी लिखा होता कि रिसीव्ड सील्ड सैंपल तो शायद वो मुलजिम बचता, उसको सजा जरूर होती। ये इस तरह से ये फिर ये बाद में सैंपल के साथ फोटो भी रखने वाले, बाई चांस क्रॉस जब होता है तो ये जितने भी सैंपल आते हैं ये उनका इस तरह से पैक करके बताना शुरू किया उनको। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक कटनी का केस था। तो इसमें ये स्नेयर जब्त हुए थे। इस स्नेयर को जब डीएफओ साहब थे, तो हमने का बात की तो मैं कैसे भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, क्या क्या भेजना चाहिए, सारी बात हो गई। उसके बाद हमने बोला पोचर है क्या, तो बोले हाँ साहब उसको भी अरेस्ट कर लिया। हमने बोला उसके कपड़े में देखो ध्यान से ब्लड मिलता है क्या, हमने बोला साहब वो भी कर लेंगे। हमने कहा नाखून भी देख लेंगे उसके नाखून में ब्लड है क्या, तो बोले ठीक है ना। हमने कहा अगर ब्लड आपको शक होता है कि ब्लड है तो नाखून काट के भेज देना और कपड़े भी भेज देना, नाखून। फिर जब ये हमारे यहाँ सैंपल आया, हम लोगों ने बैठ के जांच की, इन लोगों ने जांच की, उसमें से ब्लड निकाला, तो ब्लड जो निकाला वो टाइगर का निकाला। अब कितनी बढ़िया रिपोर्ट बन गई। पोचर पकड़ में आया, एक उसके कपड़े जब्त हुए, उसमें टाइगर का ब्लड, उसके नाखून में ब्लड, उसके औजार में ब्लड, और सारा ब्लड किसका है, टाइगर। जितनी पुख्ता रिपोर्ट बनी कि वो बच ही नहीं सकता। फिर ये डिटेल कॉन्टेक्ट है, आज की तारीख में डॉक्टर शोभा उसके डायरेक्टर है। तो ये इस तरह से ये आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत डॉक्टर साहब द्वारा बहुत अच्छी बातें बताई गई। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के चीफ कर्नल वार्डन साहब एंड मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे बुलाया और एक इतने साल का जो वहाँ पे वर्क है उसको शेयर करने या एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। आज के इस वर्कशॉप में उपस्थित APCCF साहब, CCF साहब, मैडम, जानकारी हो, कुछ आपके एरिया के अनुसार चेंज भी हो, उसी में से मैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस तरह से हो रहा है, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें जितनी होती है उस लैंडस्केप में उस पर डिस्कस करेंगे। रेस्क्यू रेस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसा है और किस तरह से हम मिटिगेट करते हैं पूरे लैंडस्केप में, उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले ये प्रेजेंटेशन कैसे होगा उसका जस्ट एक ओवरव्यू है, क्योंकि लगभग आफ्टरनून का टाइम है, तो प्लीज़ बी विथ मी। कोशिश करूंगा कि आपको सबको अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिले, तो इसी वे में एक प्रेजेंटेशन चलेगा पूरा का पूरा। जब बात करते हैं गुजरात की, गुजरात में ये जो आप देख रहे हैं ये सौराष्ट्र का मैप है। पर्टिकुलरली सौराष्ट्र में जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं जिसको हम एशियाटिक लायन लैंडस्केप बोलते हैं, कुछ साल पहले इसको गिर एंड ग्रेटर गिर लैंडस्केप बोलते थे, अभी कंबाइंड होकर के एशियाटिक लायन लैंडस्केप बन गया है। इसमें से आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, देखिएगा इसमें ध्यान से देखिएगा, ये पूरा गिर है। गिर में आप सिर्फ गिर फॉरेस्ट नाम से जानते हैं, इसमें नेशनल पार्क आता है, गिर अलग है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर गिर के ईस्टर्न साइड में दो और सेंचुरी अलग से है, जूनागढ़ सिटी के नजदीक में है, ये बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हिस्टोरिकली देखें तो पूरे के अंदर में लायंस का डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन धीरे धीरे वापस जो रेड दिख रहा है वो एशियाटिक लायन लैंडस्केप है, उसी में से है। ये मैप में जस्ट इसको समझ लीजिएगा, आगे का पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो व्हाइट डॉट देख रहे हैं, हम जो भी साइटिंग्स होते हैं अलायंस वगैरह की, उनका 1968 से लेकर के अभी तक का आपको डेटा मिलेगा।
ये 2020 में इतना स्प्रेड हो गया है जिस तरह से देख रहे हैं। अब ये बहुत ही खुशी की बात है, हम देख रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है दुनिया में देखते हैं, उसके साथ सारी स्पीसीज भी कंजर्व हुई है, लेकिन उसी के साथ बहुत सारे चैलेंज भी आए हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि इसी लैंडस्केप में ह्यूमन हैबिटेशंस हैं पूरी की पूरी। आज देखें तो इंडिया में 140 करोड़ है, हम पूरी दुनिया में 7 बिलियन से ज्यादा है। गुजरात की बात करें तो 7 करोड़ का पॉपुलेशन है, उससे भी ज्यादा हो गया होगा अभी जब लास्ट काउंटिंग की बात है। तो उसी के साथ चैलेंज है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, जो सब हर दिन हम फेस करते हैं, सुनते हैं। आपने काफी बार सुना होगा कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, और देखोगे तो सोशल मीडिया पे चलता होगा, टीवी न्यूज खोलो तो उसमें भी चल रहा है। लेकिन क्या आप हिस्ट्री में जाकर के देखिए कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है या घटा? आप देखिए नवाब्स और किंग्स के टाइम में भी कितनी ह्यूमंस डेथ होती थी, कितने डेटा है उस टाइम के, उनका गजेटियर क्या बोलता है, न्यूज उसका स्टेटस क्या है, इट्स नॉट इंक्रीज्ड। आप देखिएगा डेटा, तो ये बढ़ा नहीं है। वो जो सक्सेस किया है वो आप सबको गया, जो फ्रंट लाइन पे स्टाफ मैनेज कर रहा है ना, वही समझता है कि वो क्या कर रहा है। बाकी 2 मिनट का डालना या 2 मिनट का फ्लैश दिखाना वो ठीक है, वो सब चलता है जिसको नहीं इतना नॉलेज है या उस चीज के लिए। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा जो हम सक्सेस की बात करते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसा कि बताया कि बुक से नहीं चलते उस चीज में। ये पूरा जो लैंडस्केप गिर का है उसमें वाइल्ड लाइफ कितनी है, इस नंबर आप देखोगे लायंस तो है, इसके साथ लेपर्ड्स का पॉपुलेशन देखिए, उतने से एरिया में इतना लेपर्ड्स है। और अभी तो हम नेक्स्ट इसी समर में फिर से लेपर्ड्स का जो है सेंसस करेंगे, उसमें और ज्यादा नंबर बढ़ा गया, 16 का फिगर है लेपर्ड्स का। क्रोकोडाइल्स देखिए 1000 से ऊपर क्रोकोडाइल्स पूरे लैंडस्केप। जो मानसून हुआ बाद में, वो जो उसके बाद की है, हर्बीवोर का पॉपुलेशन देखिए उसमें से। इन नटसेल आप जितना भी एरिया का देखें, हर्बीवोर का देखें तो लेपर्ड्स का हमारे वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर क्रोकोडाइल्स का है, लायंस का। हमने देखा है हुआ ये कि पॉपुलेशन बढ़ा हर एक चीज में। वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972, उसके बाद इसकी भी पॉपुलेशन बढ़ी है, हर एक एंगल से बढ़ा है। कंजर्वेशन का देखें तो सिटी वाली जो है वो सबसे पहले बॉम्बे से शुरू होती है, बहुत ही अच्छा सीन दिखाया उन्होंने कि इस तरह से करते हैं। लेकिन उसके भी कैसे हुआ कि स्पेस की प्रॉब्लम, फूड की प्रॉब्लम, शेल्टर की प्रॉब्लम। स्पेस है, पूरी सिटी है, लेकिन शेल्टर चाहिए उसको, जिस तरह की शांति चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, वो डिस्टेंस में एक रात में एक फैक्टर से नहीं हो सकता, इट टेक्स मेनी इयर्स। और बहुत सारे फैक्टर्स लगाने से सिर्फ हम सोचे कि रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन कर दिया को डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं। आपको अवेयरनेस भी करना है, लोगों को भी साथ लेकर चलना है, गवर्नमेंट की स्कीम भी बहुत सारी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, उसी के साथ में ये सब चीजें आएगी। आप जैसे वो देखते हैं कि वो जो स्पेस कम हुआ तो वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस बढ़ी, लोगों को दिखा, तो इंसान क्या सोचता है इस बारे में? इंसान को थ्रेट लगता है, अपने को नहीं लगता है। देखिए सफारी करके आते हैं, उसमें साइटिंग होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वही घर के पास दिखता है तो उसको थ्रेट लगता है। तो परसेप्शन चेंज होता है कि किस तरह से, तो जैसे जैसे ये होता है उसी तरह से इंसान। अब कार्निवोर नहीं है तो भी उसको क्रॉप डैमेज लगेगा, उसी में उसका परसेप्शन भी ठीक है, वो इतने सालों से वहां रह रहा है तो उसको ये लग रहा है। यही चीज यदि आप उल्टा करते हैं तो वाइल्ड लाइफ को क्या लगता है? उसको भी थ्रेट लगता है। उसकी भी ये है कि बाहर प्रेजेंस बढ़ा तो पोचिंग दूसरे टाइप की भी थ्रेट हो सकती है। ये सभी चीजों में डैमेज हो रहा है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब क्या हैबिटेट और ये सब चीजों, अब इसी चीज के बीच में अपने को, और यही अपनी ड्यूटी आप देखोगे दिन रात में, जो जितना भी चीजें हैं इसी के चारों तरफ घूमती है कि कितना एरिया है, किसमें से कौन कैसे मैनेज करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई ये नहीं पूछेगा कि अच्छा क्यों चल रहा है। जब जिस दिन भी एक दिन प्रॉब्लम आया तो वो ये पूछेगा कि ये हुआ क्यों, तुम क्या कर रहे थे। उसी में से उसमें नीचे लेबर से लेकर के ऊपर तक को सबको पसंद किया जाता है। तो यही चीज को मैनेज करने का आगे का जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, हमारे यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका एक एसओपी है, प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, एक एसओपी है, ये है वो है। अभी मॉब मैनेजमेंट का बहुत सारा, जैसे आपके सेमिनार भी होते होंगे, और उसमें से सबसे बड़ा जो मॉब मैनेजमेंट में आजकल काम करता है वो कैमरा करता है। लोग उस चीज से नहीं डरते हैं कि गन्स फायर हुई एयर में, नहीं, लेकिन ये पता है कि कैमरा रिकॉर्ड किया तो बाद में भी पकड़ा जाएगा उसी में से। तो वो मॉब मैनेजमेंट का देखते हैं। और कोशिश हम ये करते हैं कि एनिमल हैबिटेट है उसमें रिलीज करना है। अब रिलीज करने के बाद क्या है, मैं आगे बहुत सारी चीजों में स्लाइड में लिंक करके आपको बताऊंगा। यदि सिर्फ दिख रहा है, कई बार ऐसे कंप्लेंट, कई बार ये है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको कैप्चर करना ही है, तो आप कैप्चर करके उसको रिलीज भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। यदि डेलिब्रेट है तो आपको उसको पकड़ के और कंसर्न अथॉरिटी को इसमें तुरंत एक्शन करना चाहिए। यदि टीम पहुंच रही है तो एनिमल को भी नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट करके, बहुत बार ये होगा कि सब कुछ अच्छा गया, लास्ट में भीड़ ने एनिमल को मतलब वो ट्रैप कर दिया है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि केज पे भी अटैक कर दिया, एनिमल को भी हो सकता है।
और कई बार लगता है कि हमने ट्रैप करके भी डेथ हो सकता है, कई बार ऐसा भी इंसिडेंस मिल जाएगा। तो नियरेस्ट में आपको मिलेगा। ये जहाँ पे हम जो शासन गिर का जो मेन वो है यहाँ पे सेंटर है, बाकी पूरे लैंडस्केप में जितने प्लस दिख रहे हैं ये रेस्क्यू सेंटर है, 11 है टोटल नंबर। और हमने सभी को एक फैसिलिटी में इनफ्लो कितना है साल को, और जिसमें रिक्वायरमेंट्स किस तरह के, कहीं लेपर्ड्स का सिर्फ रिक्वायरमेंट है तो हम वो करते हैं, कहीं सभी तरह के प्राणी आते हैं तो उस टाइप का है, उसी के अकॉर्डिंग है। 11 के 11 में वेटनरी डॉक्टर्स है, वाइल्ड लाइफ वेटनरी ऑफिसर्स है सभी में। और जहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉय वहाँ 2 या 3 होंगे, क्योंकि एक गया है फिर दूसरा हुआ तीसरा है, जैसे हमारा शासन का है इसमें 3 वाइल्ड लाइफ वेटनरी ऑफिसर्स हैं। तो हर एक जगह में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स है। एंड मेरे को खुशी हो रही है वो प्रॉब्लम्स करता है। तो जब एकदम इक्विप्ड वेल इक्विप्ड जब टीम जाती है ना, तो एक लोगों को, जैसे हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, वहां एम्बुलेंस आते थे, हम लोग कैसे रिलैक्स होते हैं कि भाई अब सब कुछ ठीक होगा, डॉक्टर होगा। तो इसी तरह का हमने इस एक जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको भी एक्सप्लोर किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये। तो टीम जाती है, टीम के अंदर को देखेंगे उनका ये लोकल भी होता है, लोकल स्टाफ जो हमारा वहाँ का वो भी रहेगा, प्लस हर एक गांव में से हमारे कुछ वन्य प्राणी मित्रस वगैरह है, लोकल आदमी को भी ताकि उनकी जो सुनता है वो उसमें से काम करे। प्रॉब्लम रेस्क्यू की नहीं है, जैसे इस घर में घुस गया वो प्रॉब्लम नहीं है, जो बाहर आदमी खड़े हैं या जो इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज से इश्यू आता है। एनिमल से इस तरह का कोई इश्यू नहीं है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हम हर जगह से करते हैं। अब जिस गांव में इंसिडेंट्स बना ना, आपको ये लगेगा हम उसको 1 महीने या 20 दिन बाद में वहाँ अवेयरनेस का काम करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको फ्री ऑफ कैंप भी करेंगे या उनके गांव में जाएंगे, डिफरेंट एक्टिविटी, और जितनी गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है उसका लाभ देंगे, तो उनको ये लगेगा कि डिपार्टमेंट का प्रेजेंस दिखेगा और टाइमली उसमें से पहुंचा है, सब काम किया है, इसका बहुत ही फर्क पड़ता है। इस तरह का एक वाइल्ड लाइफ के एम्बुलेंसेस भी है हमारे, स्पीसीज। अब टाइगर और लेपर्ड्स है, दोनों का केज सिमिलर नहीं हो सकता। यदि आप रख रहे हो तो वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। इजी कौन सा है, हमारे हर एक के लिए अलग मिलेगा, आपको लायन का अलग होगा, लेपर्ड का अलग होगा, क्रोकोडाइल का अलग होगा, हर एक स्पीसीज का ये उसकी कुछ, ये हम लायंस में नहीं लगा सकते हैं। फिर ये केज ऐसा है कि जैसे कुएं के अंदर गिर गया, कुछ हो गया, आपको ट्रैंकुलाइजेशन की पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है, तो हम आदमी को इसमें भेजते हैं और वहां जाकर के जितना ऑपरेशन करना है कर सकता है। पैरेट केज जैसे हम तोते वगैरह का रखने के लिए रखते हैं, उसी का मॉडिफाइड बड़ा वर्जन है। ये स्पेसिफिक केज है लायन के लिए। लायन में ऐसा है कि कई इंसिडेंट्स बना, आपने लगाया, ऐसा तो नहीं एक आएगा, वो तो ग्रुप वाला एनिमल है, फ्राइड रहता है, तो हो सकता है 10 और 10 के 10 एक इस केज में तो नहीं फिट आएंगे, तो आपको ये केज लगाना होता है। रिंग केज पूरा फोल्डेबल है और ऐसे बनेगा, और आपके सब कुछ लगाने के बाद में भी कई बार ये होता है कि ट्रैप केज में आया ही नहीं, ऐसा आपको बहुत बार देखना मिलेगा। आपने एक जगह ह्यूमन डेथ हो गया, किसी के बॉडी खा भी गया, आपने 10 केज लगाए, वहां पे आया ही नहीं, लेकिन आपको पता नहीं लगा आया। 108 जो हमारा जो इमरजेंसी सर्विस है वो नहीं पहुंचता है, तो हम इसमें भी लेके जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये बहुत, इसका सबसे बड़ा है वो मेंटल इफेक्ट है। जैसे ये गांव में जाती है या जहाँ इंसिडेंट स्पॉट पे पहुंचती है, तो लोगों को ये है कि यस प्रेजेंस है उसमें से। आप देखना इस गाड़ी पे कोई भी कुछ भी नहीं करेगा उसमें से, क्योंकि ये एम्बुलेंस उसका वो मानसिकता है। जब बच्चा होता है ना, तब से हम ये ट्रीट करते हैं, बेटा एम्बुलेंस को जगह देना है, ये करना है, वो करना, वो साइकोलॉजी आप उसको एक्सप्लोर करिए। वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छी काम, इसके लिए कोई किताब काम नहीं कर सकती। ऑन द स्पॉट आप डिसीजन लेंगे, वही काम करेगा कि किस तरह से क्या करें। अब जो मैं बता रहा था केज वाला, इसमें तो पानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वैसे भी इसको रेस्क्यू कर सकते हैं। यदि पानी हुआ इस तरह का और इस तरह से अंदर चला गया है, तो आपको केज में आदमी को अंदर भेजना पड़ेगा। जो मैं आपको पैरेट केज बताया था, वो इसके ऊपर जाकर के ऑपरेशन के साथ में बहुत सारे तो हमारे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, लायंस के अलग हैं, लेपर्ड्स के अलग हैं, और भी चीजों का अलग है, तो उसमें हम अलग अलग रखते हैं। अब लेपर्ड्स में भी हमने 2 पार्टीशंस कर रखे हैं कि जो ह्यूमन डायरेक्ट लोकेटेड है, सारा का सारा मतलब जीपीएस फैसिलिटी है, कब निकला, कितने बजे पहुंचा, क्या हुआ, रिक्वायरमेंट है, आप इसके अकॉर्डिंग हमें दे दीजिए। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड है जो मेंटेन, जैसे कैप्चर हुआ तो भी करेगा, रिलीज हुआ तो भी करेगा, इंजरी डेथ हुआ तो भी करेगा। ये फील्ड लेवल में, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड अलग होगा उसी में से। ये जो देख रहे हो ये हॉस्पिटल का है, गुजराती में है, और जितने भी हॉस्पिटल में आएंगे उसकी सारी की सारी, और एक बार आपने जानवर को पकड़ा तो उसकी ट्रैपिंग डेटा सीट है। यदि बेहोश किया है, कुछ भी किया है, तो उसका सारा मेजरमेंट लिया जाएगा, इसकी कितनी लंबाई, ये नाखून कितना लंबा, सब कुछ मेजरमेंट इसमें से आएगा। और ये सारा का सारा डेटा अपडेट करते रहना है रेगुलरली। फिर ये रेस्क्यू का ग्राफ है, मैं पिछले थोड़े ही साल चलाया हूँ। जो रेस्क्यू होते हैं उससे देखिए कितना है, लगभग आप देखोगे तो 250 दिन से ऊपर का 250 दिन पे रेस्क्यू होता ही है। और ये मेजर स्पीशीज स्टोरी बताता हूँ बहुत सारी आदमी से। वो जो माइक्रोचिप 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं। एक बार ये हुआ कि दीव के अंदर एक लपड़ था, वहां से कॉल आया कि साहब ये लपड़ पता नहीं कहां से आ गया है, और आप इसको देखिए हमने कैप्चर किया, इट वाज फ्रॉम गिर।
क्यों आइडेंटिफाई किया कि 3 साल पहले उसी को सेम लेपर्ड को हमने गिर में रिलीज किया था। माइक्रोचिप डेटा ये बोलता है। एक बार ये हुआ कि एक फीमेल लेपर्ड बच्चों के साथ रेस्क्यू हो गया, शुगर केन फील्ड में कटिंग हो रहा था तो उसमें से निकले और काफी पैनिक हो गए, तो हमने उसमें से रेस्क्यू वगैरह भी किया उसमें से। तो फीमेल लेपर्ड को लाए रेस्क्यू सेंटर में। कोई भी एक रामबाण दवाई नहीं है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने की। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी की कि जिससे एक कोएग्जिस्टेंस का माहौल भी बने और लोगों में भी थोड़ा वो हो और हम भी इस चीज में तो वो कर सके। तो ये जितना भी आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे उसमें से जो मेजर फैक्टर है आपका ट्रस्ट होना चाहिए। हर एक चीज में ट्रस्ट बिल्डअप करिए, इफिशियंसी डेवलप करिए ट्रस्ट के साथ में, तब आप आगे इसमें से बढ़ पाओगे। इसमें से क्या है, जितना करना है आपको सिचुएशन बेस्ड करिए। सबसे पहले तो आप रिकॉग्नाइज करिए कि ये प्रॉब्लम है। हम बहुत बार क्या करते हैं कि यार ठीक है सब कुछ हो गया ना, अब जाने दो, कोई बात नहीं है। तो ओवर दी पीरियड ये बढ़ते बढ़ते इतनी आपका स्टाफ है, थोड़ा देख ले, टाइगर आया तो कहाँ जा रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट। मूवमेंट किस टाइम में, डे टाइम में, मॉर्निंग, लेट इवनिंग, उस एरिया में लोगों का कैसा मूवमेंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें वो देख लेना चाहिए। उस इश्यूज नहीं है इतना। ये जब भी यहाँ जाता है तो प्रॉब्लम होता है। ये नहीं सर, सब तो कॉलरिंग नहीं करता है। ये हमने लेपर्ड्स पे किया स्टडी, रेस्क्यू को हर एक को और हमारा रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन हो तो हमारे साथ में आए और जितनी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्कीम है वो सब गांव वालों को बताएं ताकि उसको भी बेनिफिट मिले कि मैं देखो आपको गांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लाभ दिलवा रहा हूँ। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। तो इस चीज में से ऐसा हमारे पास में 300 है पूरे लैंड। ये मैंने 103 जैसे आदमी खेत में कुछ काम कर रहा है और अचानक से लेपर्ड मिल गया, लायन मिल गया, कुछ और हो गया, या बाहर खुले में सो जाता है, थक जाता है, तो या फैमिली के साथ गया तो बच्चे बाहर छोड़ देता है, सुबह खेत में हार्वेस्टिंग के लिए गया तो बच्चों को खुले में छोड़ के चला गया। तो ये एक बहुत टाइम ऐसा देखने को मिलेगा, फार्मर के बच्चे भी गिर जाते हैं और एनिमल्स गिरते हैं, दूसरी वाइल्ड लाइफ भी गिरती है, या सभी तरह का। हमें कहा गवर्नमेंट की तरफ से हम ग्रास हार्वेस्ट करके देंगे आपको ड्रॉट में जहां सप्लाई करना करिए, गवर्नमेंट का गुडविल जेस्चर है। हमारे लिए ये था कि हम ग्रासलैंड को ऐसा डेवलपमेंट करेंगे तो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छी हैबिटेट होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ बाहर नहीं जानी चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे 1000 हेक्टेयर का तो उसके बाजू के खेत में नहीं जाने चाहिए, वो बात बहुत बार कंप्लेंट करेगा उसी में से। ताकि जो एनिमल्स है उसको दो ही चाहिए, फूड एंड वाटर, तीसरा शेल्टर तो है, जंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये दोनों चीज मिलना शुरू हो गई तो फिर आपको अंदर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप मैनेज करते हो तो उसके अंदर में ये हमें 2 साल के पूरे रिहेबिलिटेशन में कैसे यूज हो रहे हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज कैसे हो रही है वो है। और उसके साथ एक और फैक्टर है जो हमें करना चाहिए, वो ये है कि आपको बोलना क्या है रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन के टाइम में और क्या नहीं बोलना है। दैट मीन्स आजकल सबसे ज्यादा जो मैटर कर रहा है ना, उस ऑन द स्पॉट आप क्या कह रहे हो पब्लिक को, उसी में से किस तरह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में टाइगर बाहर आया, कहते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। अरे कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का? ऑक्सीजन कैसे लिया तुमने? वो भी तो जंगल से आ रही है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं है। पानी जंगल का नहीं है, वो आ रहा है, तो फिर टाइगर जंगल का कैसे हो गया? हमने आई थिंक लंच का टाइम हो गया है, या नेक्स्ट वीक मेरा प्रेजेंटेशन है तो लंच के बाद में वो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन। साथियों, ये हम लोगों का भोजन चल रहा है और ये भोजन करके अब हम लोग फिर से अब अपने प्रशिक्षण में लौटेंगे। चलिए आइए साथियों, अब प्रेजेंटेशन सेक्शन स्टार्ट हो गया है। वाइल्ड लाइफ वेटरनरी सर्जन कान्हा टाइगर रिजर्व से पहला कान्हा टाइगर रिजर्व सभी को गुड आफ्टरनून। प्रेजेंटेशन होना है। पिछले 2 साल में जो कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए थे बटा हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपने जितना क्षेत्र है वहीं तक सीमित रहें। जहां से हमारे कैसे वहां पे जो है रेस्क्यू का सामान पहुंचाना है, ये हमारे कुछ केस स्टडीज हैं। सबसे पहले मैं अपना पार्क का ही केस स्टडी बताऊंगा। ये हमारा एक ऑर्फन कप्स था, जो हमारा जो है कान्हा जो है रिवाइल्डिंग के लिए फेमस, तो उसका सेक्शन है। ये सालों पे मैं एक आगे प्रेजेंटेशन दूंगा आपको। ये उस यूनिट का फोटो है जो फ्रंट से दिखती है उसी में। रिसेंटली अभी जस्ट 6 महीने पहले हमने जीआईएस को पूरा इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। ये पूरा उसका अंदर से जो सिस्टम है, ये जीआईएस का पूरा सिस्टम है। ये सारे जैसे कार्निवोर, तो उसमें 2 टाइप का कॉस्ट आता है। एक फिक्स कॉस्ट है जो आप परचेज करते हो फिर यूज करना, एक है रिकरेंट कॉस्ट है जिसमें सैटेलाइट चार्जेस लगते हैं। तो डोंट कीप ऑल द कॉलर्स जाता है, आपको दिखेगा
आप उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी चेक कर लीजिए, कहीं कहीं कोई करंट तो किसी ने नहीं लगा दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग, ये जनरली